मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज 11 जून 2019 है और आज के इस AFEIAS.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं थोड़े एक नए तरीके से आपसे बातें करने जा रहा हूं और लेकिन मेरी इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पहले कुछ काम करना पड़ेगा, या हो सकता है कि आपने वह काम पहले से ही कर लिया हो। कल मैंने प्रेस क्लिपिंग्स के अंतर्गत एक आर्टिकल डाला था और उसका शीर्षक था सपने देखें व उन्हें पूरा करने का आत्मविश्वास भी विकसित करें। यह लेख था वनमती सी का, जो 2015 बैच की IAS ऑफिसर हैं। इन्होंने अपने जीवन की जो कहानी बयां की थी उसे दैनिक भास्कर ने प्रकाशित किया था और वह आर्टिकल कल के मैंने प्रेस क्लिपिंग्स में डाला था। आप सबसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप सब उसे जरूर पढ़ें। मुझे नहीं मालूम कि आप सबने ऐसा किया या नहीं किया, लेकिन यदि नहीं किया हो तो आज आप सब ऐसा जरूर करें, क्योंकि अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो इनफैक्ट उसी आर्टिकल को आधार बनाकर ही करने जा रहा हूं। इसलिए जब तक आप उस आर्टिकल को नहीं पढ़ेंगे तब तक मेरी बात को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। अदरवाइज तो आपके समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन मैंने कहा कि सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है फ्रेंड्स, सही तरीके से समझना, और उससे भी कहीं बड़ी बात होती है कि उन चीजों को समझना, उन बातों को पकड़ना जो सच में आपके काम की हो सकती हैं। जैसे हमारे यहां कहा गया है, सार सार को गह लिए थोथा दे उड़ाए। जो सूपा होता है गांव में, अगर आप रहे हो तो मालूम होगा कि गांव की जो औरतें होती हैं सूप में अनाज साफ करती हैं। तो जो थोथा अनाज होता है वो सूप से बाहर निकल जाता है, और जो सही में जो वास्तविक अनाज होता है वो सूप में बचा रह जाता है। तो उसे ही कहा गया कि थोथा दे उड़ाए, सार सार को गही लिए, यानी कि सार सार तो अपने पास रख लिया और थोथा को आप उड़ा देते हैं। यह हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखती है, चाहे हम किसी को सुन रहे हों, चाहे किसी को पढ़ रहे हों या कुछ देख ही रहे हों। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम उसके सार को कैसे पकड़ें, उन चीजों को कैसे पकड़ें, उन चीजों पर कैसे फोकस करें जो वास्तव में हमारे जिंदगियों को बदल सकती हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि हमसे वो सार छूट जाते हैं और ऊपर की जो थोड़ी सी मजेदार चीजें लगती हैं, जो चटकारेदार चीजें लगती हैं, वो हमें आकर्षित भी करती हैं, हमारे अंदर जेहन में रच बस भी जाती हैं, और फिर हमें लगने लगता है कि नहीं, इसका सार तो यही है, जबकि वास्तव में उसका सार वह नहीं होता है। अब जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तब आप थोड़ा सा अपना मूल्यांकन भी करें कि इसमें से आपने क्या सार निकाला मेरी इस बात को सुनने से पहले, और फिर जब मैं अभी बात करने जा रहा हूं तब आप उससे उसका मिलान करें और देखें कि वास्तव में सार आपके पकड़ में आया या नहीं आया। देखिए, ये जो जीवन कथा है एक ऐसी लड़की की कथा है जो बहुत ही गरीब परिवार से है, जो बहुत ही दूर दराज के गांव में रह रही है और जिनका परिवार शिक्षित नहीं है, जिनके पिता बेसिकली पेशे से ड्राइवर हैं, मां काम करती हैं, और ये वो IAS अधिकारी है जो बचपन में पशु चराया करती थी। पहले बड़ी बहन चराया करती थी, फिर बाद में बड़ी बहन के साथ ये भी जाने लगी, और ऐसा ये नहीं कि एक दो दिन कर लिया, 12th पढ़ाई करते तक बकायदे ये पशु चराया करती थी। और बाद में फिर ये 2015 के IAS में बहुत अच्छे रैंक लेकर आई। तो जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं तो देखिए हमारे दिमाग में कौन सी चीजें आती हैं। इसके साथ साथ दो पक्ष हैं। पहला तो हम देखते हैं कि उनके जीवन के संघर्ष से भरा हुआ पक्ष, कि वो गरीब हैं, पिता अनपढ़ हैं, बहुत आर्थिक स्थिति खराब है, आप कह लीजिए अच्छी है कि तो बात ही छोड़ दीजिए, किसी तरह से गुजारा हो रहा है, गांव में रह रही है, गांव में किस तरह का वातावरण होगा आप समझ लीजिए। अगर लड़कियों को पशु चराना पड़ रहा है तो आप पूरी की पूरी स्थितियों को आप समझ सकते हैं। तो एक पक्ष यह गरीबी का पक्ष है, संघर्ष का पक्ष है। यह पक्ष हमें अपील करता है, और जब हमें अपील करता है तो हमें क्या लगता है कि नहीं, अगर हम भी गरीब हैं और हम भी संघर्ष कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम भी बन सकते हैं।
अगर ऐसा लगता है तो बिल्कुल सही है कि आप भी बन सकते हैं, क्योंकि आईएएस बनने के लिए धनी होना जरूरी नहीं है। यही बात तो सिद्ध हो रही है इससे। न तो इस बात की आवश्यकता है कि आपके माता पिता बहुत पढ़े लिखे हों, बहुत अच्छे ओहदे पर हों, बहुत अच्छी उनकी आर्थिक स्थिति हो, वो शहर में रहने वाले हों, आधुनिक सभ्यता और संस्कृति से बिल्कुल वो भरे हुए हों। इसकी किसी की जरूरत नहीं है, आप यहां देख रहे हैं, तभी तो वो बन पाई। ये एक पक्ष है। हमारे जो अधिकांश युवा होते हैं इस एक पक्ष तक ही अटक कर रह जाते हैं और वो फैसला कर लेते हैं कि जब वनमती बन सकती है तो हम भी बन सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब वो बन सकती है तो आप भी बन सकते हैं, और जब आप भी बन सकते हैं तो कोई भी बन सकता है। सैद्धांतिक रूप से ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आईएएस इस बारे में कोई भी भेदभाव नहीं करता, यूपीएससी कह लीजिए। लेकिन इसका दूसरा पक्ष क्या है? बन तो सकते हैं, लेकिन कैसे? क्या वनमती इसलिए बन गई क्योंकि वो गरीब परिवार से थी, क्योंकि वो पशु चराती थी? नहीं। अब आपको उस दूसरे पक्ष को देखना पड़ेगा, और वही दूसरा पक्ष ही सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, जो हम अक्सर छोड़ देते हैं, या ये कह लीजिए कि हमसे छूट जाता है। वो हमसे छूट इसलिए जाता है क्योंकि उस पक्ष को अपनाना थोड़ा सा कठिन होता है। वहां तो हमें करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। हमारे परिवार गरीब है, गांव में रह रहा है, तो इसमें तो हमको कुछ नहीं करना है, ये तो हमारी परिस्थिति है जो ऑटोमेटिक हमें मिल गई है। लेकिन दूसरे पक्ष में हमें करना पड़ेगा, और इसीलिए हम उसे छोड़ देते हैं। हम उन तथ्यों को भूल जाते हैं कि वनमती ये सब होते हुए भी और क्या थी। मैं इसी आर्टिकल के आपको कुछ वाक्य पढ़कर सुना रहा हूं, बस आप उससे समझते चले जाइएगा कि वनमती क्यों आईएएस बन पाई। राइट? वो लिखती हैं कि जब मैं बड़ी हुई तो पढ़ाई की किताबें लेकर मैं अकेली ही पशु चराने जाने लगी। देखिए क्या कह रही, पशु चराने जाने लगी, लेकिन किताब लेकर। आईएएस बनने के लिए पढ़ाई में रुचि का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब वो क्या कह रही हैं? बड़ी हुई तो पढ़ाई की किताबें लेकर मैं अकेले ही पशु चराने जाने लगी। यह सब मेरे लिए सामान्य बात थी, क्योंकि गांव में ऐसा ही होता है। मेरा मन पढ़ाई में खूब लगता था। अब देखिए, वो नहीं कह रही है कि पशु चराने जाना पड़ता था, हाय मैं क्या करूं, मुझे पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता था, मैं कैसे पढ़ाई करती। एक्सेप्ट कर रही है, और बड़ी खुशी के साथ कि ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है जो मेरे साथ ही हो रही है, ये तो बहुत ही सामान्य सी बात थी, तो मैं भी कर रही थी। लेकिन पढ़ाई में मेरा मन खूब लगता था। आप देखिए, पढ़ाई में मेरा मन खूब लगता था, और आखिरी तक लगता रहा, और उसी ने आईएएस बनाया। इसके बाद जब वो 10th क्लास में थी तो उनके यहाँ एक आईएएस ऑफिसर मुख्य अतिथि बनकर के आए, और उन्होंने शिक्षा के महत्ता को बताया, और उससे वो बड़ी प्रभावित हुई कि अरे यार, कलेक्टर बनना चाहिए। इसके बाद फिर उसी दौर में एक सीरियल आता था, उसमें भी एक महिला आईएएस ऑफिसर्स थी, उनके भी रुतबे को देख करके जो वनमती थी खूब प्रभावित हुई। हो गया, बस मोटिवेशन खत्म। मोटिवेशन इतना ही पर्याप्त है। ये नहीं कि आपको रोज मोटिवेशन देना पड़ रहा है, रोज मोटिवेशन देना पड़ रहा है, भैया उठ, भैया उठ, भैया उठ। देख लिया ना, प्रभावित हो गई, फैसला कर लिया, बस खत्म। अब वो इंटरनल मोटिवेशन है, अब उसे खत्म नहीं किया जा सकता। ये मोटिवेशन लगातार जब तक वो बन नहीं गई तब तक उनको प्रेरित करता रहा, उनके अंदर की आग को जलाता रहा। फिर वो लिखती हैं कि 12वीं कक्षा पास करने तक मैं पशु चराती रही, अपनी किताबें भी साथ ले जाती रही। मेरे लिए पढ़ने का वही सबसे अच्छा समय होता था। मित्रों, इसको थोड़ा सा महसूस करके देखिए कि मेरे लिए वही सबसे अच्छा समय होता था जब मैं पढ़ पाती थी, क्योंकि पशु को ले गए, पशु चर रहे हैं, एकांत है, कहीं भी पेड़ के नीचे बैठ गए, पत्थर पर बैठ गए और आराम से पढ़ रहे हैं। मित्रों, पढ़ाई करने वालों को या कोई भी जो अपने लक्ष्य को लेकर सही मायने में गहराई से चल रहा है, रोक नहीं सका है। और ये वनमती ने जो ये लेख लिखा है, जो कहकर बताया है, उसका सार है। मुझे लगता है मित्रों कि आप सब भी जब कभी कुछ सुने, पढ़ें, तो इस तरीके से उसके सार को पकड़ने की कोशिश करें, ऊपरी ऊपरी चीजों को नहीं, जो सुनने में अच्छे लगते हैं, मनोरंजक भी होते हैं, लेकिन हमारे किसी काम के नहीं होते। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। मेरा अभिवादन स्वीकार करें।